गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू हिंदी की पाठशाला। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपके 12th बोर्ड एग्जाम के लिए वंश और रिवीजन करवा रहे हैं और मेरे इस चैनल पे जो भी आने वाली वीडियो होंगे उनमें भी हम जल्दी जल्दी आपका हिंदी का सिलेबस कंप्लीट करवाते जाएंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ाएंगे लेखक परिचय। तो बच्चों, ये जो आपके कुछ लेखक के परिचय दिए हुए हैं यहाँ पे आपके बोर्ड में, तो इनको एक बार हम रीड करके आपको पढ़ा देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। सुन लेना बस। सबसे पहला लेखक परिचय है महादेवी वर्मा। तो इनकी रचना, भाषा शैली और साहित्य में स्थान, ये 3 पॉइंट आपको डाल के और फिर आपको इनके बारे में लिखना है। तो रचनाएं में आपको क्या उनकी रचना लिखनी है, जो उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, और फिर भाषा शैली में उसके भाषा के अंतर्गत लिखना है कि उन्होंने कौन कौन सी भाषा का यूज किया है और कौन कौन सी शैली का यूज किया है। साहित्य में स्थान में लिखना है आपको कि उनको जो उनका जो साहित्य में स्थान है वो कैसा था, उन्हें मतलब कौन सा सम्मान मिला है। तो इस तरह से आपको लिखना है। सबसे पहले कुछ कुछ पॉइंट आपको याद तो करना पड़ेंगे, बकाया मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। सबसे पहला पॉइंट है महादेवी वर्मा में रचनाएं। इनकी रचना है नीरजा, निहार, रश्मि, सांध्य गीत, दीपशिखा, यामा, क्षणदा, श्रृंखला की कड़ियाँ आदि। भाषा शैली दूसरा पॉइंट है। महादेवी वर्मा की भाषा अत्यंत उत्कृष्ट, समर्थ तथा सशक्त है। आपने संस्कृत प्रधान शुद्ध साहित्यिक भाषा का ही अपनाया है। एक ऐसा ही भाषा अपनाई है इन्हें, संस्कृत प्रधान की, मतलब जिसमें संस्कृत का ज़्यादा यूज किया है, ऐसे शुद्ध साहित्यिक भाषा को अपनाया है इन्होंने। साथ ही उसमें उन्होंने उर्दू, फारसी के लोक प्रचलित शब्दों का भी प्रयोग किया है। कौन सी? उर्दू और फारसी। आपकी भाषा में मुहावरों का भी प्रयोग मिलता है। आपकी भाषा में चित्रों को अंकित करने और अर्थ को व्यक्त करने की अद्भुत क्षमता है। मतलब जब इनका कुछ हम पढ़ते हैं लिखा हुआ तो वो हमारे मस्तिष्क में चित्र अंकित हो जाते हैं इनकी भाषा से। तो इनमें इनकी मतलब बहुत अद्भुत क्षमता है इनकी भाषा में इस चीज़ की कि हमारे मस्तिष्क में उन भाषा के हिसाब से चित्रों को अंकित करने की। महादेवी वर्मा की काव्य में सूत्रात्मक शैली, अब यहाँ पे आपको बता रहे हैं इनमें कौन कौन सी शैली। कुछ शैली ऐसी हैं जो आपको सभी में मिलेंगी, तो आप वो भी देख लेना। कुछ कुछ शैलियाँ उठा के कि हाँ सारे लेखकों में ये शैलियाँ हैं, तो वो आप एक थोड़ा याद कर लेना। सबसे पहले है सूत्रात्मक शैली, चित्रात्मक शैली, अलंकारिक शैली, क्योंकि इन्होंने अलंकार मुहावरे यूज किए हैं तो इनकी क्या अलंकारिक शैली भी है। गवेषणात्मक शैली है। भावात्मक शैली ज़्यादातर सभी जो लेखक हैं उन्होंने यूज की है। विवेचात्मक शैली आदि के दर्शन होते हैं। साहित्य में स्थान तीसरा पॉइंट है। महादेवी वर्मा हिंदी की सर्वाधिक प्रतिभावान कवियत्रियों में से एक हैं तथा छायावादी युग का इतिहास साहित्यिक स्तंभ है। जो छायावादी युग है हमने आपको पढ़ाया था अपनी वीडियो में, तो उसके जो साहित्य में क्या स्तंभ मानी जाती हैं ये उस युग की। जिस प्रकार आपने हिंदी साहित्य को अपना योगदान काव्य के रूप में दिया है, उसी प्रकार उनका गद्य साहित्य अर्थ, गंभीर्य एवं चित्रात्मक की दृष्टि से अपना विशिष्ट स्थान रखता है। आप मीरा व सरस्वती बन क्या बोल रहे हैं कि जो ये महादेवी वर्मा है ये मीरा और सरस्वती की तरह हैं। तो क्या बोल रहे हैं इसमें लाइन में, आप मीरा व सरस्वती बन हिंदी साहित्य के नीलवर्ण आकाश में ध्रुव तारे के समान सदैव चमकती रहेंगी। जैसे ध्रुव तारा चमक रहा है उसी तरह मीरा और सरस्वती भी चमक रही हैं, ये भी कवियत्री हैं, और इन्हीं की तरह आप नील आकाश में, नीलवर्ण आकाश में ध्रुव तारे के समान सदैव चमकती रहेंगी। दूसरे लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। इनकी रचना है परख, सुनीता, फांसी, एक रात, स्पर्धा, खेल, पाजेब, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, ध्रुव तारा, ध्रुव यात्रा, दो चिड़ियाँ। सेकंड पॉइंट है भाषा शैली। जैनेन्द्र जी की भाषा के 2 रूप देखने को मिलते हैं। पहला रूप उपन्यासों और कहानियों में देखने को मिलता है जो सरल व सहज है। 2 रूप है इनको। इन्होंने जो कविताएं और जो इन्होंने साहित्य में जो अपना योगदान दिया है, इसमें इन्होंने इनके 2 रूप, पहला क्या है इनका उपन्यास और कहानियों में देखने में मिलता है जो कैसा है, सरल और सहज। ठीक है। दूसरा रूप इनका निबंध में देखने को मिलता है, जो निबंध लिखे इन्होंने
जिसमें विचार और चिंतन की प्रधानता के कारण भाषा में गंभीरता और दुरूहता आ गई है। मतलब पहले रूप में तो सरल और सहज भाषा यूज की है, लेकिन जब इन्होंने निबंध लिखा है तो उसमें इन्होंने इनकी भाषा में गंभीरता और दोहरूता, मतलब एक ही शब्द के दो अर्थ निकलने वाले, इस तरह की दोहरूता आ गई है। आपकी भाषा विषय के अनुरूप और चिंतन की प्रधानता के कारण भाषा में गंभीरता और दोहरूता आ गई है। आपकी भाषा के विषय के अनुरूप बदलती रहती है, मतलब इनकी भाषा क्या है, वो विषय के अनुरूप बदलती रहती है। आपकी भाषा में अरबी, फारसी, उर्दू, संस्कृत व अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। मतलब हिंदी के साथ साथ इन शब्दों का भी प्रयोग हुआ। आपको भाषा शैली में ये भी लिखना है सबके में कि इन्होंने हिंदी भाषा तो इन लोगों ने यूज की है, हिंदी शुद्ध साहित्य भाषा यूज की है, लेकिन उसके साथ में और भी कौन सी भाषा यूज की है। जैसे कि यहाँ पे महादेवी वर्मा में लिखा था कि इन्होंने उर्दू, फारसी इन और लोक प्रचलित जो शब्द हैं उनको यूज किया है। ऐसे इन्होंने लिखा है यहाँ पे, इन अरबी, फारसी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। जैनन जी की शैली है मनोविश्लेषणात्मक, विवेचात्मक, वर्णात्मक और भावात्मक। देखो ये विवेचात्मक और भावात्मक, ये इनकी भी शैली थी महादेवी वर्मा की। तो हम आपको बोले हैं कुछ शैलियाँ ऐसी मिलती जुलती रहेंगी, तो उनको आप रट लेना। यदि रूपों में साहित्य में मुखर हुई हैं, साहित्य में स्थान इनका देख लेते हैं क्या है। श्रेष्ठ उपन्यासकार, कहानीकार एवं निबंधकार जैनेंद्र कुमार अपनी चिंतन, विचारधारा, आध्यात्मिक और सामाजिक विश्लेषणों के लिए सदा स्मरणीय रहेंगे। मानव मन के सूक्ष्म चितेरे, बेबाक लेखन कला तथा भाषा को पारदर्शिता प्रदान करने वाले के रूप में आपको हिंदी साहित्य में सदैव एक विशिष्ट स्थान प्राप्त रहेगा। अपने थर्ड लेखक के हम देख लेते हैं जीवन परिचय। धर्मवीर भारती, इनकी रचनाएं सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता, 11 सपनों का देश, कन्हप्रिया, ठंडा लोहा, अंधा योग, ये गीतीय नाटक है। मतलब गाते हुए जो होता है ना गीतीय नाटक, इसमें गाते हुए पूरा बताया है, गीत है ये। भाषा शैली नवीन शिल्प के प्रतिनिधि होने के नाते, मतलब नवीन शिल्प मतलब नवीनता थी इनके, जो इनका जो वो थे ना काव्य वगैरह, उसमें क्या थी, नवीनता थी। तो नवीन शिल्प के प्रतिनिधि होने के नाते आप भावों को प्रकट करने के लिए किसी विशेष भाषा का प्रयोग नहीं करते, बल्कि स्वयं की भाषा का प्रयोग करते थे। इन्होंने किसी और भाषा का यूज नहीं किया, बस अपना जो उनकी बोलचाल की जो भाषा थी, उनकी स्वयं की भाषा थी, उसका ही प्रयोग किया। आपकी भाषा में क्या है, सरलता, सहजता, सजीवता व आत्मीयता का पुट है। इसी कारण आपकी भाषा बोलचाल की खड़ी बोली है। आपकी भाषा में बोलचाल की खड़ी बोली जरूर, लेकिन भाषा में इन्हें और कौन से शब्द यूज किए हैं, संस्कृत, देशज, जो देश के शब्द होते हैं उनको देशज बोलते हैं, उर्दू, अंग्रेजी व तद्भव शब्दों का प्रयोग देखने को मिलता है। आपके साहित्य में मुहावरों व लोकोक्तियों के प्रयोग में भाषा में गति और बोधगम्यता आ गई है। धर्मवीर भारती जी ने अपने साहित्य में वर्णात्मक शैली, विवेचात्मक शैली, मनोवैज्ञानिक शैली, भाषात्मक शैली, भावात्मक शैली, चित्रात्मक शैली तथा हास्य व्यंग्यपूर्ण प्रतीकात्मक शैली का सहज तरीके से प्रयोग किया है। तीसरा पॉइंट, साहित्य में स्थान। हिंदी काव्य में अपनी तीक्ष्ण आधुनिक दृष्टि, स्वच्छंद प्रवृत्ति एवं व्यक्तिवादी चेतना के लिए आप सदैव स्मरणीय रहेंगे। आप अद्वितीय कवि होने के साथ साथ कथाकार, निबंधकार, एकांकीकार, आलोचक और निरक्षीर विवेकी संपादक थे। आपने साहित्य जगत को एक से बढ़कर एक रचनाएं प्रदान की। आपकी रचनाओं के लिए हिंदी साहित्य सदैव ऋणी रहेगा। 4 नंबर के भी हम देख लेते हैं। फणीश्वरनाथ रेणु, इनकी रचनाएं हैं मेला आंचल, परती परी कथा, जुलूस, दीर्घतया, कितने चौराहे, ठेस, ये कहानी है, समदिया, लाल पान की बेगम, पंचलाइट, ठुमरी। भाषा शैली दूसरा पॉइंट, रेणु जी के आम बोलचाल की खड़ी बोली को अपनाया है किन्ने, रेणु जी ने। इनको शॉर्ट में इनका नाम रेणु जी मतलब बोलते हैं।
जिसमें तद्भव व देशज शब्दों की प्रधानता है। आपकी रचनाओं के पात्र ग्रामीण व अशिक्षित होते हैं, जो गांव में बोले जाने वाले विकृत शब्दों का प्रयोग करते हैं। आपने आवश्यकता अनुसार अंग्रेजी और उर्दू शब्दों का भी प्रयोग किया है। ग्रामीण मुहावरों और कहावतों के जीवंत प्रयोग आपकी रचनाओं में देखने को मिलते हैं। रेणु जी ने अपने साहित्य में मनोवैज्ञानिक शैली, वर्णनात्मक शैली, रिपोर्टाज शैली, भावात्मक शैली तथा हास्य व्यंग्यात्मक आदि शैलियों को सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। इनका साहित्य में स्थान। रेणु जी ने हिंदी साहित्य में आंचलिक विधा को जन्म दिया। मतलब इन्होंने ऐसे जो आंचलिक जो गांव के हैं उन्हीं के ऊपर अपने ज़्यादा काव्य या निबंध कहानी वगैरह लिखी हुई हैं। तो इन्होंने क्या आंचलिक विधा को जन्म दिया है तथा निम्न वर्ग के दीनहीन, दलित और शोषित ग्रामीण जनों को साहित्य रचना का विषय बनाया। इन्होंने अपने साहित्य में हमेशा किनको, जो निम्न लोग होते हैं, निम्न वर्ग के जो दीनहीन होते हैं, गरीब होते हैं, शोषित होते हैं, ऐसे जो ग्रामीण होते हैं उनको अपने साहित्य में इन्होंने विषय बनाया। आपने 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई। आपको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। हिंदी साहित्य आपके साहित्यिक योगदान को सदैव याद रखेगा। 5th नंबर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनकी रचनाएं अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटज, विचार प्रभा, आलोक पर्व, वाणभट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, पुण्य व अनायदास का पोथा। भाषा शैली देखते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की भाषा परिमार्जित व परिष्कृत है। उसी प्रकार आपकी भाषा को प्रसन्न भाषा कहा जाता है। भाषा का पूर्ण अधिकार होने के कारण कठिन से कठिन विषय को मौज से ही मौज में लिख देते हैं। इनकी भाषा में संस्कृत, उर्दू व बोलचाल की भाषा के शब्दों का प्रयोग हुआ है। भाषा को बोधगम्य बनाने के लिए सूक्तियों, मुहावरों और कहावतों का सटीक प्रयोग हुआ है। द्विवेदी जी की शैली में प्रमुख रूप से वर्णात्मक शैली, सूत्रात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली, विचारात्मक शैली, व्यास शैली, गवेषणात्मक शैली आदि शैलियों का कुशलता से प्रयोग किया गया है। इनका साहित्य में स्थान। हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य व शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। द्विवेदी जी उच्च कोटि के अनुसंधाता, आलोचक, निबंध लेखक और विचारक रहे हैं। गद्य साहित्य में आपका महत्वपूर्ण स्थान है। आपने हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने के साथ ही साथ व्यवहारिक भी बनाया है। साहित्य सेवाओं के लिए हिंदी साहित्य का आपका हमेशा ऋणी रहेगा। 6 नंबर, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इनकी रचनाएं भी देखते हैं। इन्होंने क्या कुछ इंग्लिश भी, अंग्रेजी में भी इन्होंने लेखन किया था। तो वो भी नाम है द कस्टम। फिर से सबसे पहला है रचनाएं, द कास्टस इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, टू आर दे, टू आर द शूद्रज, बुद्ध एंड हिज धम्मा। इनकी भाषा शैली देखते हैं। हिंदी अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में आपने लेखन कार्य किया है। मूलतः साहित्यकार न होने के कारण भाषा साधारण बोलचाल की खड़ी बोली रही, जिसमें उर्दू के शब्दों का प्रयोग हुआ है। इनके साहित्य में संस्कृत की शब्दावली का भी प्रयोग हुआ है। मुहावरों और कहावतों का प्रयोग भाषा को व्यवहारिक बनाने के लिए कुशलतापूर्वक किया है। राजनीति से संबंधित होने तथा समाज सुधारक होने के कारण आपकी लेखन शैली में विविधता नहीं पाई जाती है। आपकी शैली मुख्य रूप से व्याख्यात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली, भावात्मक शैली, विवेचात्मक शैली साहित्य में देखने को मिलती है। साहित्य में स्थान। भारतीय संविधान के पिता कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पहचान न्यायवादी, समाज सुधारक और प्रखर राजनेता के रूप में होती है। अस्पृश्यता, जातिगत प्रतिबंधों, पिछड़े वर्ग के बीच फैली अशिक्षा व गरीबी को लेखकों के द्वारा दूर करने का आपने भरसक प्रयास किया है। साहित्यकार न होते हुए भी अपने निबंधों, भाषणों व पत्रिकाओं के माध्यम से अपनी बात जनता के सामने रखी है। इस सचेत नागरिक
कुशल वक्ता, सुधि संपादक, निष्पक्ष पत्रकार और अद्वितीय प्रतिभाशाली निबंधकार का हिंदी साहित्य सदैव ऋणी रहेगा। 7 नंबर का मनोहर श्याम जोशी, ये आपके गद्य विधा के हो गए हैं 6। और अब यहाँ से मनोहर श्याम जोशी, ये वृत्तांत 2 जो बुक है उसकी हैं। सबसे पहला है मनोहर श्याम जोशी। मनोहर श्याम जोशी का जन्म 9 अगस्त सन 1933 को राजस्थान के अजमेर के एक प्रतिष्ठित एवं सुशिक्षित परिवार में हुआ था। उन्होंने स्नातक की शिक्षा विज्ञान में लखनऊ विश्वविद्यालय से पूरी की। ये आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ गद्यकार, उपन्यासकार, व्यंग्यकार, पत्रकार, दूरदर्शन धारावाहिक लेखक, जनवादी विचारक एवं फिल्म पटकथा लेखक, उच्च कोटि के संपादक, कुशल प्रवक्ता तथा स्तंभ लेखक थे। दूरदर्शन, इनके जो दूरदर्शन धारावाहिक हैं वो हम लोग, बुनियाद, कक्का जी कहिन, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, हमराही, जमीन आसमान, गाथा जोशी जी द्वारा निर्मित हैं। हिंदी फिल्में हे राम, पापा कहते हैं, अप्पू राजा, भ्रष्टाचार हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्री मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दिनमान साप्ताहिक हिंदुस्तान पत्रिका के संपादक जोशी जी का निधन 30 मार्च सन 2006 को हृदय गति रुक जाने से हुआ। 8 नंबर आनंद यादव। आनंद यादव का पूरा नाम आनंद रतन यादव था। वे मराठी भाषा के विख्यात साहित्यकार थे। इनका जन्म 30 नवंबर सन 1935 को कागल, कोल्हापुर, महाराष्ट्र में हुआ था। इनकी प्रमुख कृतियाँ कादम्बरी व झावी है। इन्होंने अपनी शिक्षा कोल्हापुर व पुणे में पूरी की। सन 1990 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनकी मृत्यु 27 नवंबर 2016 को पुणे में हुई। ओम थानवी। ओम थानवी का जन्म 1 अगस्त सन 1957 को राजस्थान के जोधपुर जिले के फलौदी नामक कस्बे में हुआ। इनके पिता एक शिक्षक थे। इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद सन 1978 में राजस्थान के जयपुर से निकलने वाले पत्रिका समूह के साप्ताहिक पत्र इतवारी से अपने पत्रकार जीवन की शुरुआत की। इसके बाद वे इसी के संपादक भी बने। इनकी रुचि साहित्य, कला, सिनेमा, पर्यावरण, पुरातत्व, स्थापत्य और यात्राओं में थी। इन्होंने देश विदेश की यात्रा की है। इनके जो प्रमुख कृतित्व में हड़प्पा सभ्यता के ऊपर विमर्शपरक किताब, अपने अपने आज्ञे स्मरण, आज्ञे जन्मशती पर 2 खंडों में स्मृति ग्रंथ है। पत्रकारिता के लिए थानवी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। इनकी प्रसिद्ध जो कृति है वो यही जो इनका लेसन है, इसमें मोहनजोदाड़ो के लिए शमशेर सम्मान, शॉर्ट लिटरेरी अवार्ड और बिहारी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो बच्चों, आज हमने लेखक परिचय कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम ना जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम आपको कवि परिचय भी आपको एक बार रीड करके समझा देंगे। मुझे यकीन है कि आपको ये हमारा जो लेखक परिचय है ये आपको समझ में आ रहा होगा। आप 1-2 बार और रीड कर लेना या इसी वीडियो को फिर से 1-2 बार सुन लेना, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। थैंक यू, कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू हिंदी की पाठशाला। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।